हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं आज दोस्तों 30 जो है FAQ यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के जो है 30 ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही फ्रिक्वेंटली किसी भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले जो है हीट ट्रांसफ़र के 50 क्वेश्चन मैंने जो है अपने यूट्यूब पे जो है प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो हीट एक्सचेंजर में जो है 50 क्वेश्चन ऐड और कर रखे हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। प्लस 30 ये क्वेश्चन अगर देख ले रहे हैं तो मैक्सिमम हमारा कवर अप हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो भी होगा तो वो जो है बाद में मैं करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो है 30 क्वेश्चन के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन जो है डिफिनीशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंट बिटवीन थर्मोडायनेमिक एंड हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र और थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है। तीसरा क्वेश्चन लिया है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंड देयर बेसिक लॉ, यानी कि हीट ट्रांसफ़र के कितने मोड्स हैं, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, एंड देयर बेसिक लॉ, और उसी के संबंधित तो जो है लॉ जो है, जैसे कंडक्शन में आपका जो है फोरियर लॉ हो गया, कन्वेक्शन में आपका न्यूटन्स कूलिंग लॉ हो गया, रेडिएशन में आपका जो है बोल्ट्जमैन जो है नियतांक का है ना। चौथा है न्यूटन्स कूलिंग लॉ पूछा जाता है, जो है मैक्सिमम जो है न्यूटन्स कूलिंग लॉ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है, थर्मल डिफ्यूजिविटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, इसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, कौन कौन से फैक्टर जो है थर्मल कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेचुरल कन्वेक्शन वर्सेस फोर्स कन्वेक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा जितने आर डायमेंशंस नंबर हैं, जैसे रेनॉल्ड नंबर, प्रेंडल नंबर, ग्रॉसॉफ नंबर, पिकलेट नंबर, टाइलिंग, स्टैंडर्ड, ग्रिड या मैक नंबर। ठीक है, इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा जो साइडर-टेक इक्वेशन जो टर्बुलेंट के लिए जो दिया है उसके बारे में पूछा जाता है कि वो इक्वेशन लिख के बताइए। डिटसन वोल्टेज इक्वेशन जो है आपका टर्बुलेंट के लिए दिया गया, उसका जो है इक्वेशन लिख के दिखाइए। कंडेंसेशन टाइप फिल्म और फिल्म वाइज जो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन कहते हैं किसे हैं, कंडेंसेशन जो है कितने टाइप का होता है, फिल्म वाइज या ड्रॉप वाइज, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसके अलावा जो बॉइलिंग क्या होती है, कितने टाइप की बॉइलिंग होती है, पूल बॉइलिंग, न्यूक्लिएट बॉइलिंग, ट्रांजिट बॉइलिंग। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका फॉलिंग फैक्टर, फॉलिंग फैक्टर क्या है। उसके अलावा जो है इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस क्या है उसको डिफाइन कीजिए। इसके अलावा जो है पैरेलल, काउंटर और क्रॉस फ्लो, इनका जो है हीट एक्सचेंजर में जो इनका जो ग्राफ वाइज पूछा जाता है कि इनका ग्राफ बनाइए, पैरेलल का, काउंटर का या क्रॉस का जो भी है, और इसमें जो है कहाँ पे पैरेलल, कहाँ पे क्रॉस, कहाँ पे काउंटर, किस में जो है हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होता है और क्यों होता है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 16 की फ्लूइड एलोकेशन इन अ सेल एंड ट्यूब, मतलब कि जो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में है, कौन सा फ्लूइड अलाउ होगा ट्यूब में, कौन सा फ्लूइड अलाउ होगा सेल में, ये सीखेंगे इसमें। और इसके अलावा जो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर कहाँ यूज होता है, क्या है ये, है ना। और नेक्स्ट जो है रीजनरेटर और रिकुपरेटर, ये क्या होते हैं। उसके बाद इवापोरेटर में कुछ, जैसे इवापोरेटर और डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या है, ये पूछा गया है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या है, उसका कर्व क्या है, ये पूछा गया है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड और मिक्स जो फीड हम यूज करते हैं अपने इवापोरेटर में, तो उसके बारे में थोड़ा सा जो है जानना है। स्टीम इकोनॉमी क्या है, स्टीम की कैपेसिटी क्या है, स्टीम का कंजप्शन, इस समय सबसे ज़्यादा जो है तीसरा जो क्वेश्चन आ रहा है कि स्टीम कंजप्शन क्या है। स्टीम जो इवापोरेटर है, इवापोरेटर में स्टीम जो है कंजप्शन क्या है। ठीक है, सिंगल इफेक्ट, मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर में के डिसएडवांटेज, एडवांटेज कहाँ पे यूज है ना। ऑल इवापोरेटर, जैसे आपके पास बहुत सारे इवापोरेटर हैं, जैसे एजिटेटेड फील्ड टाइप इवापोरेटर है, वर्टिकल ट्यूब, हॉरिजॉन्टल ट्यूब, कैलेंड्रिया, ये सारे जो है कहाँ पे यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, इनके जो है एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये भी पूछे जाते हैं।
किरचॉफ लॉ क्या है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, ग्रे बॉडी किसे कहते हैं, ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, ओपेक्यू बॉडी किसे कहते हैं, व्हाइट बॉडी किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है। एलएमटीडी क्या है और एलएमटीडी का यूज क्यों करते हैं, ये पूछा जाता है। उसके अलावा ऑब्जर्विटी हो गई, रिफ्लेक्टिविटी हो गई, ट्रांसमिटिव हो गई, इमिसिविटी हो गई, इमिसिव पावर हो गया, ये सब आते हैं ना, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। हीट एक्सचेंजर क्या है, हीट एक्सचेंजर के टाइप क्या है, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है कंडेंसर में हीटर में क्या अंतर है, कूलर या चिलर में क्या अंतर है, रिबॉयलर या वेपोराइजर में क्या अंतर है, इवोपरेटर या वेस्ट हीट बॉयलर, इन सब के जो है मेन क्या क्या डिफरेंस है, इनमें जो है ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है हमने 30 क्वेश्चन आज के वीडियो में तो थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा, मेन पॉइंट बताऊंगा। वैसे तो ये कुछ इसमें मैक्सिमम ऐसी चीज़ें हैं जो आप बुक पढ़े होंगे, कोई भी बुक की गवानी या कोई भी, अगर 3 ईयर का डिप्लोमा आप किए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप जो है स्वयं हल कर चुके होंगे। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें क्या बोलना है कि जो है बेस्ट इम्प्रेशन हो, वो मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, डिफिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो चूंकि जगह नहीं है इसमें, तो कुछ पॉइंट जो है हीट ट्रांसफर के डिफिनेशन में आपको ऐड करना चाहिए। जैसे मैंने जो बनाया है कि हीट ट्रांसफर में बी डिफाइन एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर है ना, वन मीडियम टू अनदर मीडियम एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस एंड इट टेक प्लेस बाय 3 मोड, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन। तो कह रहा है कि हीट ट्रांसफर क्या है, तो हीट ट्रांसफर दोस्तों बेसिकली जो है एनर्जी का ट्रांसफर है ना। हीट ट्रांसफर क्या है कि वो एनर्जी का ट्रांसफर है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है। और किसकी वजह से ट्रांसफर है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, है ना। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है एनर्जी का ट्रांसफर जो हो रहा है उसे ही हम कहेंगे हीट ट्रांसफर। और एनर्जी का ट्रांसफर ओनली 3 मीडियम से हो सकता है, कंडक्शन के थ्रू या कन्वेक्शन के थ्रू या रेडिएशन के थ्रू। समझ में आ गया आपको। कोई पूछे हीट ट्रांसफर क्या है, तो हीट ट्रांसफर एक जो है एनर्जी ट्रांसफर मीडियम है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होता है, और जो है किसके हेल्प से होता है, 3 मोड से, या तो कन्वेक्शन के थ्रू होगा, या जो है रेडिएशन के थ्रू होगा, या कंडक्शन के थ्रू होगा, ठीक है। समझ में आ गया हीट ट्रांसफर क्या है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे आते हैं, थर्मोडायनेमिक और हीट ट्रांसफर में डिफरेंस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप पहले पॉइंट में हम देखते हैं कि पहले पॉइंट में जो है हीट ट्रांसफर को लेकर चलते हैं कि हीट ट्रांसफर जो है टेल अस, हीट ट्रांसफर हमें ये बताता है कि हाउ क्यू इज ट्रांसफर, जो क्यू होती है क्यू इक्वल टू एच ए डेल्टा टी मान लो, या क्यू इक्वल टू जो है आपने पढ़ा होगा जो है माइनस के ए डी टी अपन डी एक्स, ये मान लो यहाँ पे, है ना। या क्यू इक्वल टू जो होता है एप्सिलॉन जो है ओमेगा टी टू पावर 4। तो ये जो क्यू है, ठीक है, क्यू हीट जो हीट ट्रांसफर जो है रेट जो है एक तरह से कह सकते हैं क्यू। तो कह रहा है कि क्यू जो है हीट ट्रांसफर में हमें सबसे पहले ये पता चलता है कि हाउ क्यू इज ट्रांसफर, यानी कि क्यू जो है कैसे ट्रांसफर हो रही है, क्या वो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, क्या वो रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, या कन्वेक्शन के ट्रांसफर, ठीक ना। ये जो है आपका कन्वेक्शन के थ्रू क्यू जो ट्रांसफर हो रही है, जो क्यू है, क्यू जो है एक तरह से आपका ट्रांसफर हो रही है किसके, कन्वेक्शन के। यहाँ पे क्यू किसमें बता रहा है कि यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो है कंडक्शन में हो रही है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू किस में निकल रही है, रेडिएशन में। तो हीट ट्रांसफर हमें ये बताता है कि हाउ क्यू इज ट्रांसफर, क्यू कैसे ट्रांसफर हो रही है, क्या वो रेडिएशन के थ्रू हो रही है, या कंडक्शन के थ्रू हो रही है, या कन्वेक्शन के। समझ में आया, ये तो समझ में आ गया पहला पॉइंट, ठीक है। जबकि जो थर्मोडायनेमिक हमें क्या बताती है कि थर्मोडायनेमिक्स ये बताती है हमें कि हाउ मच हीट इज ट्रांसफर, वो हीट को लेके कि हीट कितना ट्रांसफर हुई, ये जो है थर्मोडायनेमिक्स से पता चलता है। लेकिन कितना आपका जो है आपका जो क्यू है, क्यू का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ये आपको पहले जो है हीट ट्रांसफर में पता चलेगा, ठीक है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा, एट व्हाट रेट क्यू इज ट्रांसफर, क्यू जो है किस रेट से ट्रांसफर हो रही है,
वो हम जो है किस में पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफर में पढ़ते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं हीट ट्रांसफर हमें ये बताता है कि Q किस रेट से ट्रांसफर हो रही है। रेट आप निकाल सकते हो, यहाँ से A को यहाँ पे निकाल दो, Q बाई A इक्वल टू H डेल्टा T हो जाएगा, वैल्यू निकाल दोगे तो रेट निकल के आ जाएगा कि जो है Q किस रेट से ट्रांसफर हो रही है। ये हमें कौन बताता है, हीट ट्रांसफर बताता है। जबकि थर्मोडायनेमिक्स में क्या है कि हाउ मच वर्क इज डन, वर्क को लेकर करते हैं, यही चीज वर्क वहां पे खेला जाती है। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या, थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है कि हाउ मच वर्क इज डन, यानी कि कितना काम हुआ, ठीक है, वो वहां पे वर्क से यहाँ पे रेट है ना। नेक्स्ट एट व्हाट रेट, ये तो हो गया। इसमें जो है अब तीसरा पॉइंट हम लेकर चलेंगे कि जो हीट ट्रांसफर है, तो हीट ट्रांसफर में जो है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द बॉडी, यानी कि टेम्परेचर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर जितना भी जो है टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमें किससे पता चलता है, हीट ट्रांसफर से। जैसे आपने वो कंपोजिट वाल वाला पढ़ा होगा कंडक्शन में ही, उसमें जैसे ग्राफ ऐसे ऐसे बना के ले जा रहा है, यानी कि पहले टेम्परेचर ज़्यादा था, T1 ज़्यादा था, उसके बाद जो है कंपोजिट वाल दूसरी लगी, तीसरी लगी, चौथी लगी, ऐसे जो है कह रहे हैं कि इनसाइड द बॉडी जो है हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो जो है इनसाइड, जो टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सॉरी, वो इनसाइड द बॉडी हो रहा है। तो कितना हो रहा है वो किससे पता चलता है हमें, हीट ट्रांसफर के। क्योंकि फोरियर लॉ में आपने जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसमें कंपोजिट वन में कैसे क्या क्या हो रहा है, तो उसमें बॉडी के इनसाइड जो है टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन किससे हमारा पता हो रहा है, हीट ट्रांसफर में हो रहा है, ठीक है। जबकि जो है यही चीज जो है उसमें थर्मोडायनेमिक्स में फाइनल स्टेट बता देगा, ठीक है। यानी कि फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है बताया जाएगा किसमें, जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स में, यही चीज जो है फाइनल स्टेट बताएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हीट ट्रांसफर टेल अस हाउ Q इज ट्रांसफर, कंडक्शन या कन्वेक्शन या रेडिएशन। या दूसरा पॉइंट कह सकते हो कि एट व्हाट रेट Q इज ट्रांसफर, या तीसरा कह सकते हो कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द बॉडी जो है ये पता चलता है हीट ट्रांसफर में। जबकि थर्मोडायनेमिक्स में हाउ मच हीट इज ट्रांसफर या हाउ मच वर्क इज डन या फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये सारी चीजें जो है आप जो है किसमें पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। अब जो है तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के कितने मोड हैं और उनके बेसिक लॉ। तो बेसिक लॉ तो देखिए दोस्तों, ये अभी मैंने बता दिया कि बेसिक लॉ जो है, जैसे हम कंडक्शन की बात करेंगे तो कंडक्शन के लिए फोरियर लॉ, कन्वेक्शन की बात करेंगे तो उसमें जो है Q इक्वल टू H डेल्टा T न्यूटन्स कूलिंग लॉ, और जो रेडिएशन की बात करेंगे तो Q इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा T टू पावर 4, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, बोल्ट्जमैन नियतांक है ना। तो ये तो लॉ हो गए, देयर बेसिक लॉ। हाँ, एक चीज और है, जब आप जो है इसका पढ़ेंगे Q इक्वल टू माइनस के डी टी अपन डी एक्स, यानी कि फोरियर पढ़ेंगे तो फोरियर का जो है एजप्शन क्या लेकर उसने चला था वो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं कि जो है फोरियर लॉ में क्या क्या एजप्शन रखा गया था, तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उस लॉ में, ठीक है। नेक्स्ट अब जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। तो कुछ पॉइंट होती हैं जो आपको मिस नहीं करना चाहिए, जो मैंने जो है लिखा है वो मैं बता दूं कि जो कंडक्शन होता है ना दोस्तों, तो कंडक्शन में जो है जो मीडियम होता है वो मीडियम एक तरह से जैसे नॉट मूविंग मीडियम होता है, यानी कि स्टेशनरी जो है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, या स्टेशनरी, यानी कि एक तरह से नॉट मूविंग है ना। जैसे इसको मैं समझाता हूँ, आई थिंक आपने जो भी है नोट वोट कर लिया होगा। यहाँ से डेफिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफर हटा दिया, ये भी। अब इसको जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, इस पे चलते हैं। जैसे दोस्तों ये कोई छड़ है, ये छड़ है आपकी, तो जो है कंडक्शन के थ्रू जो है, कंडक्शन में क्या होता है कि इस सिरे को आप गर्म कर रहे हो तो धीरे 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 ये जो है पूरी छड़ गर्म हो जा रही है, ठीक है। तो छड़ यहाँ पे क्या है, छड़ जो है मूव नहीं कर रही है, वो जो है एक तरह से स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था मतलब कि यहाँ पे मीडियम जो है जिसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है
वो जो है एक तरह से नॉट मूविंग मीडियम है, यानी कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे नॉट मूव, यहाँ पे जो है छड़ तो मूव तो कर नहीं रहा है, वो तो स्थिर अवस्था में है, ठीक है। कंडक्शन जहां भी होगा वहां पे जो भी दिस मीडियम में हो रहा है वो जो है कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि वो मूव नहीं करेगा, वो एक स्थिर अवस्था में होगा, ठीक है। जैसे छड़, जैसे पतीला को गर्म करते हो या कंडक्शन का कोई भी एग्जांपल ले लो, तो वहां पे वो चीज जो है स्थिर अवस्था में रहती है, जो है मूविंग अवस्था में नहीं रहती है। वही कह रहा है कि जो है कंडक्शन में जो है आपका मीडियम जो होता है वो जो है स्टेनरी मीडियम रहता है, यानी कि जो है वो नॉट मूविंग, गतिहीन होता है, यानी कि गति नहीं करता। जबकि ये किस में होता है, कंडक्शन में। जबकि जो है कन्वेक्शन में क्या होता है कि कन्वेक्शन में जो है मूविंग मीडियम, वहां पे मीडियम क्या हो जाएगा, मूव वहां पे मूविंग होगा, मूव करेगा। जैसे कन्वेक्शन में हम बताते हैं, जैसे ये है कोई बकेट में पानी है, ठीक है, ये पानी है, यहाँ पे आप जो है टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक है, हीट दे रहे हो, सॉरी हीट दे रहे हो, तो यहाँ पे जो है जो मॉलिक्यूल जो है गर्म होगा वो जो है सीधे ऊपर आ जाएगा, वहां से ठंडा मॉलिक्यूल नीचे आ जाएगा, फिर जो है वो हीट लेके ऊपर चला जाएगा, फिर जो है इसके स्थान पर ठंडा मॉलिक्यूल आ जाएगा। इस तरह से ये मूविंग हो रहा है, यहाँ पे पूरा मीडियम में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ये स्थिर अवस्था में तो है नहीं, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, ये जो है मूव कर रहा है। ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जो है कंडक्शन में जो है मीडियम में मूवमेंट नहीं होता, जबकि जो है कन्वेक्शन में जो है मूवमेंट होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर पाया तो वो जो है ऊपर चला गया, उसका स्थान कोल्ड वाला ले लिया, तो इस तरह से मूवमेंट हो रही है। जबकि छड़ को आप गर्म कर रहे हो तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है टेम्परेचर पहुंच जा रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं, वहाँ पे मीडियम जो है वो मूवमेंट में नहीं है। जबकि रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन में जो है हीट ट्रांसफर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड नो मीडियम आर रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब कि रेडिएशन में जो है जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनसे हो रहा है, ठीक है। चलिए हटाते हैं, ये तीसरा जो है आपका कंप्लीट हो गया। चौथे क्वेश्चन की बारी आती है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है कि न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स कूलिंग लॉ, ठीक है, न्यूटन का कूलिंग लॉ क्या है। तो ये जो है Q इक्वल टू एच ए डेल्टा टी से ही समझा देता हूँ आपको। न्यूटन्स ने क्या कहा था दोस्तों, इन्होंने कहा था कि द रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड इट्स इन्वायरमेंट। इन्होंने कहा था कि जो है कूलिंग लॉ का मतलब कि कुछ कूल करने का ही नियम है, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि किसी वस्तु के जो है कूलिंग होने का जो दर है, यानी कि किसी वस्तु के ठंडा होने का जो दर है, वो उस वस्तु के टेम्परेचर और उसके जो है इन्वायरमेंट, उसके बाहर जो इन्वायरमेंट है उसके टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको कैसे समझते हैं, देखिए, यानी कि Q यहाँ पे जो है डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब मानिए कि जो है ये जो है एक तरह से आपका कप है, कप में जो है कप में नहीं बना पा रहा हूँ, जैसे भी ऐसे समझ लीजिए। इसमें जो कप है, कप में चाय है, चाय का टेम्परेचर जो है 60 डिग्री है, ठीक है। और एक ये बाल्टी है, बाल्टी आपकी, और बाल्टी में जो है एक तरह से आपका पानी रखा है, और पानी रखा है जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री है, ठीक है। ये कप है, कप में जो है चाय है, ये चाय है, चाय कितने पे 60 डिग्री पे, और ये जो है पानी पानी कितने पे है 80 डिग्री पे, ठीक है। तो न्यूटन्स ने ये बताया था, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी वस्तु के ठंडा होने की दर उस वस्तु के टेम्परेचर और इन्वायरमेंट के टेम्परेचर, मान लो यहाँ का जो है ये दोनों जो है जिस इन्वायरमेंट में रखे गए हैं उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री मान लेते हैं, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो है न्यूटन के अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कूलिंग लॉ, किसी वस्तु के ठंडा होने की जो दर है वो जो है उस वस्तु के टेम्परेचर तथा जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा जो है वो जल्दी ठंडी होगी। तो उसके नियम से देखते हैं कि
सबसे पहले ठंडा कौन होगा, ये चाय जो है 60 डिग्री वाला है वो, या पानी जो 80 डिग्री वाला है वो। ठीक है, तो न्यूटन्स के नियम से हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, यहाँ पे जो है पहले चाय के लिए लेते हैं, तो चाय के लिए जब लेंगे तो जो है एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री है, तो इसका डेल्टा टू जो है डेल्टा टी कितना आ जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 30, यानी कि 30 डिग्री आ जा रहा है ना, 30 डिग्री। इसके लिए जो है डेल्टा टी कितना आएगा, तो ये है 80 डिग्री पे रखा गया है, और इन्वायरमेंट टेम्परेचर माइनस 30 है, यानी कि 50 डिग्री। तो ज़्यादा डिफरेंस किस में आया, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस किस में आया, 50, यानी कि जो है बाल्टी वाले में। तो सबसे पहले ठंडा कौन होगा, बाल्टी वाला जो पानी जो 80 डिग्री पे है वो, यही इन्होंने बताया था। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे निकालेंगे। इन्वायरमेंट टेम्परेचर तो वही रहा दोनों के लिए, बाकी इनके वस्तु का टेम्परेचर और इन्वायरमेंट टेम्परेचर का डिफरेंस इसके लिए 30 है, इसके लिए 50 है। तो सबसे पहले ठंडा कौन होगा आपका, जो है इसके अकॉर्डिंग जो है पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो है। अब पांचवा थर्मल जो है डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी, इसके लिए थोड़ा सा मैं पॉइंट बता दूं कि क्या होती है। वैसे थर्मल डिफ्यूजिविटी जो है अल्फा से डिनोट होती है। अल्फा इक्वल टू हमारा होता है के रो सी पी, है ना, ये होती है थर्मल डिफ्यूजिविटी। और एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो है अल्फा की वैल्यू जो होती है एक तरह से 1.15 होती है, किसके लिए, कॉपर की, है ना। और जो है अल्फा की वैल्यू जो एयर की अगर देखा जाए तो 0.19, ये किसकी है, एयर की। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि थर्मल डिफ्यूजिविटी जिसकी अधिक होगी वो जो है हीट ट्रांसफर ज़्यादा करेगा। यही तो समझ में आया, कॉपर के 1.15 है, यानी कि वो जो है एयर से उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ से यही इम्पोर्टेंस भी होता है कि थर्मल डिफ्यूजिविटी जिस मेटल का ज़्यादा होता है उसकी जो है उसमें जो है हीट जो है बहुत इजीली फास्टेस्ट जो है ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जैसे कापर है, कापर में जो है हीट का ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, देखते हो कई बर्तनों में कापर की जो है लैपिंग भी करते हैं कि ताकि जो है हीट ज़्यादा ले और खाना जल्दी पके, कुछ बर्तनों में, है ना। तो जो थर्मल डिफ्यूजिविटी होती क्या है, अल्फा इक्वल टू के अपन रो सी पी, इसका जो है एक तरह से रेशियो होती है। और जिसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी की वैल्यू जिस मेटल की ज़्यादा होगी वो ज़्यादा जो है कंडक्टिव होगा, जिसकी कम होगी वो लेस कंडक्टिव होगा। जैसे एयर है, एयर जो उष्मा का कुछ अलग है, उसमें हीट जो है पास होगी नहीं, उसमें ट्रांसफर हीट का ट्रांसफर होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, आपको इतना ही बस बताना था इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है थर्मल कंडक्टिविटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग थर्मल कंडक्टिविटी। तो दोस्तों इसको रहने देते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में इसको मैंने बता ही दिया था थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, जो है उसके फैक्टर कौन कौन से हैं। तो आप पिछले वाली वीडियो जस्ट इसके पीछे जो बनाया था वो देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है सातवां, नेचुरल वर्सेस फोर्स कन्वेक्शन। तो देखिए दोस्तों, इसका सिंपल उदाहरण है, जैसे हवा, जैसे हवा कैसे चलती है, हवा का जो है एक तरह से फ्लो हम बता देते हैं, उसी समझ में आ जाएगा। तो जब जो है जो एयर होती है, एयर गर्म होकर ऊपर उठती है, ठीक है, और जो है उसकी जगह जो है ठंडी एयर यानी कि हॉट एयर जो है, हॉट एयर की टेंडेंसी होती है ऊपर उठने की, क्योंकि जब गर्म हो जाती है तो उसकी डेंसिटी लो हो जाती है, तो वो ऊपर उठती है और उसी का जगह ले लेती है कौन सी, कोल्ड एयर। कोल्ड एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि जो है जो बाय नेचर, बाय डेंसिटी डिफरेंस जिसका मूवमेंट होता है उसको कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। यहाँ पे जो है हॉट एयर ऊपर गई और कोल्ड एयर नीचे आए, हॉट एयर ऊपर, कोल्ड एयर जो है नीचे, यही जो है क्रम चलता रहा और यही होता है। आप ये जो है ओनली डेंसिटी डिफरेंस पे है तो उसे कह देते हैं नेचुरल जो है कन्वेक्शन। और अगर यही चीज देखिए, जैसे गर्मियों में क्या होता है, गर्मी में जैसे रूम में आप हो तो रूम से जो है हॉट एयर ऊपर उठना चाहेगी, हॉट एयर ऊपर उसकी टेंडेंसी ऊपर उठने की, लेकिन आप लगा रखे हो पंखा, यहाँ पे फैन लगा दियो, तो फैन क्या करेगा, गर्म हवा को भी क्या करेगा, नीचे फेंक देगा बाई फोर्सली। तो यहाँ जहाँ पे जो फोर्सली किसी चीज को जो है रिसर्कुलेट करा रहे हैं, जैसे एसी में, तो उसको फोर्स कन्वेक्शन कह देते हैं। जैसे ब्लोअर है
या फैन है कुछ एक्स्ट्रा जो है लगा के, ठीक है। तो ये भी आप पढ़े होंगे, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है ऑल डायमेंशन नंबर एंड देयर इम्पोर्टेंस। दोस्तों कुछ एनालॉगी भी हैं, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। जैसे रेनॉल्ड नंबर है तो उसका इम्पोर्टेंस ये है कि आप पता कर सकते हो कि जो है लैमिनार है, टर्बुलेंट है, या किस रीजन में है ना। तो ये सारे जो है आप, तो इसमें हम कुछ जो है ऐसा नहीं है कि जो मैं मुझे बताना पड़े, वैसे सब एक तरह से देख लीजिएगा, बुक में सारी अवेलेबल हैं। इसमें तो वही रेनॉल्ड नंबर की डिफिनीशन ये सब आपको मिल जाएगा, इसको कुछ भी हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, उसके इम्पोर्टेंस भी एक आध देख लीजिएगा। ये जो है इक्वेशन लिखवाया जाता है दोस्तों, साइडर-टेक इक्वेशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो, इसको लिखवाया जाता है। और क्या है, कहाँ क्या कौन क्या है वो भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे नसल्ट इजकल टू है 0.023, रेनॉल्ड पे 0.8, प्रिंडल पे 1/3 म्यू अपन म्यू डब्ल्यू, ठीक है। और दोनों के उस पावर जो है 0.14। ये किसका है दोस्तों, साइडर-टेक इक्वेशन है, किसके लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए। तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा जरूर आप लोग, है ना। इसके अलावा जो है डिक्सन वोल्टेयर, ये भी लिखवाया जाता है कि हाँ ये अटैच है पढ़ाई से या नहीं, तो इसलिए जो है इसको जो है लिखवाया जाता है। ये 0.8 है, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या, डिक्सन वोल्टेयर इक्वेशन जो है टर्बुलेंट फ्लो के लिए दिया गया था, नसल्ट इजकल टू है 0.023, रेनॉल्ड पे 0.8 है, ये 0.8 है, ठीक है। और प्रिंडल पे एन की वैल्यू जो है क्या क्या हो सकती है, एन की वैल्यू 0.3 होती है, किसके लिए, कूलिंग फ्लूइड के लिए, यानी कि जो फ्लूइड कूल करते हैं, जैसे कूलिंग वाटर होगा ये सब, है ना। और एन की वैल्यू 0.4 होता है, किसके लिए, हॉट फ्लूइड के लिए। ये जरूर याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसको भी हम हटा देते हैं। नेक्स्ट है कंडेंसेशन, क्या होता है, कंडेंसेशन टाइप क्या होता है, ठीक है। फिल्म वाइज या ड्रॉप वाइज, और दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो भी दोस्तों बुक से देख लीजिएगा। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मेमोरी मेरी भर जाएगी, तो सारी चौपट हो जाएगा पूरा, कुछ भी नहीं हो पाएगा इसमें। नेक्स्ट है बॉइलिंग एंड टाइप ऑफ बॉइलिंग, जैसे पूल बॉइलिंग, न्यूक्लियर बॉइलिंग, ट्रांजिट बॉइलिंग, ये भी आपको देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है बताने लायक, ठीक है। फाउलिंग फैक्टर जो है, फाउलिंग फैक्टर एक तरह से आपकी जो है जो पाइपलाइन है, जैसे ये पाइप है तो इसमें जो धूल मिट्टी कुछ जमा हो जाती है, तो ये एज ए इंसुलेशन का काम करते हैं, यानी कि आपको जो है बहुत कुछ जो है हीट जो बाहर निकलती है आपकी लॉस होती है, उसको ये सेव करने के लिए होती है, ठीक है। तो फाउलिंग फैक्टर एक तरह से सेफ्टी फैक्टर भी एक तरह से माना गया है, ठीक है, उसके पर्पज के लिए। तो इसके बराबर होता है 1/RF से अगर इसको डिनोट करें तो इसके इक्वल होता है 1/U डर्टी माइनस U क्लीन, ठीक है। ये जो है इसका फार्मूला देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और क्या होता है, कौन क्या है, वो ओवरऑल हीट ट्रांसफर वगैरह जो भी है वो लिख लीजिएगा। इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, ये देखते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। इफेक्टिवनेस, जैसे एफिशिएंसी हम निकालते थे तो कैसे निकालते थे कि वो कितना काम कर सकता था और कितना काम किया, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट, मतलब एक्चुअल में कितना हीट ट्रांसफर रेट मिला अपन क्यू मैक्स, यानी कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट कितना मैक्सिमम हो सकता था, ठीक है। जैसे हम मान लें क्यू अपन क्यू मैक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे क्यू मैक्स जो है, क्यू मैक्स उसका कितना था, क्यू मैक्स उसका 100 था, यानी कि जो है पूरा का पूरा जो है 100 वो काम कर सकता था, लेकिन एक्चुअल में क्या काम किया उसने, 70 किया। तो इसका निकालेंगे जब इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, तो ये 70/100 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, इफेक्टिवनेस निकालना है तो एक्चुअल में कितना हीट ट्रांसफर रेट मिला अपन कितना जो है मैक्सिमम कितना वो कर सकता था, उससे डिवाइड कर दो तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हटा दो, इसको थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है इंटरव्यू देना है तो अच्छे से इसको क्लियर और कर लीजिएगा। कई टाइप के होते हैं, आगे चल के देखेंगे उसको। तो नेक्स्ट है पैरेलल काउंटर क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो पैरेलल उसका पूरा जो है आपको जो है किस किस के बीच में ग्राफ बनता है, ठीक है। जो ग्राफ बनता है किस किस के बीच में बनता है, पैरेलल के लिए, काउंटर के लिए, क्रॉस के लिए अगर है तो बना दीजिए,
नहीं तो सबसे ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि काउंटर फ्लो में सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र क्यों होता है, ठीक है। काउंटर फ्लो में हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम क्यों होता है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। और इसको मैं ऑलरेडी जो है अपने जो है हीट एक्सचेंजर वाले जो है उसमें जो सेक्शन में पूरा बता दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है 16वां फ्लूइड एलोकेशन इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है उसको मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दूँ। हाँ, फ्लूइड यानी कि ये जो है आपका जो है एक तरह से सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। ये सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है। तो इसमें क्या है कि ये पूछा जाता है कि पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरोजिव, कोई फ्लूइड बहुत ही कोरोजिव है ना, कोरोजिव फ्लूइड है। तो कोरोजिव फ्लूइड को आप सेल में रखेंगे या ट्यूब साइड में, सेल साइड रखेंगे या ट्यूब साइड, ये पूछा जाता है। तो कोरोजिव फ्लूइड है तो कोरोजिव फ्लूइड को हम किस में रखेंगे, किस साइड में, ट्यूब साइड में रखेंगे। क्यों रखेंगे दोस्तों, मान लीजिए कोरोजिव नेचर का है ट्यूब, अगर जो है एक तरह से कोरोड हो गई तो ट्यूब को प्लग भी कर सकते हो, यहाँ से प्लग कर दो, यहाँ से प्लग कर दो, मामला खत्म, ट्यूब प्लगिंग कर सकते हो। या कुछ ऐसे हीट एक्सचेंजर है कि ट्यूब को निकाल के वहाँ पे जो है नए ट्यूब भर सकते हो ना, ट्यूब को बदलना भी आसान है, ट्यूब को प्लग करना भी आसान है। सेल भैया एक ही होते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते है ना। तो इसीलिए ट्यूब साइड हम जो है कोरोजिव फ्लूइड को डालेंगे। उसके अलावा जो है यही पूछा जाता है कि फाउलिंग, जो फाउलिंग क्रिएट करने वाले हैं या स्केलिंग क्रिएट करने वाले हैं, उनको जो है किस जो है सेल में रखोगे या ट्यूब साइड में डालोगे, तो उसको भी हम ट्यूब साइड में डालेंगे। क्यों, क्योंकि वो मान लो कि स्केलिंग किया तो उसको डी स्केलिंग कर लेंगे। डी स्केलिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, जैसे ब्रश से क्लीनिंग कर लो, ठीक है, ब्रश से क्लीनिंग कर सकते हो, जो है केमिकल से क्लीनिंग कर सकते हो, हाइड्रोजेट क्लीनिंग कर सकते हो, बहुत सारे मेथड है, ठीक है, स्केलिंग और फाउलिंग के लिए ट्यूब साइड। और ट्यूब साइड का प्रेशर भी है तो हाइड्रोजेट क्लीनिंग जो करते हैं 100 बार से ऊपर जो उसका होता है तो इजीली उसमें हो भी जाएगा, ठीक है, फाउलिंग और स्केलिंग के लिए। तीसरा जो है पूछते हैं हाई टेम्परेचर वाले किधर रखोगे, ट्यूब साइड या सेल साइड। तो हाई टेम्परेचर साइड भी ट्यूब जो है ट्यूब साइड होगा, हाई टेम्परेचर जिनके पास है, क्योंकि जो ट्यूब की एमओसी होती है ऐसे डिजाइन होती है कि मैक्सिमम टेम्परेचर वो झेल जाए, हाई टेम्परेचर। उसके बाद जो है हाई प्रेशर, जो प्रेशर जो है हाई अगर हो तो उसको किधर रखना है, तो उसको भी ट्यूब साइड में रखना है। अगर आपको फ्लो रेट ज़्यादा रखना है, ये क्वेश्चन है, जैसे फ्लो रेट किस कोई फ्लूइड है उसका फ्लो रेट आपको बहुत ज़्यादा रखना है तो किस साइड आप उसको रखोगे, ट्यूब साइड या सेल साइड में। तो फ्लो रेट ज़्यादा जिसको रखना है उसको भी ट्यूब साइड में रखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ट्यूब बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्लो रेट बढ़ जाएगा। सब सही है ना, तो सब आंख बंद करके जो है ट्यूब साइड। सेल साइड में क्या रखा जाता है तो उसके लिए जो है वीडियो देखिए, उसमें मैं बताया हूँ अलग से, है ना। इसके बाद आ जाइए दोस्तों प्लेट टाइप के लिए, तो वो के गवानी की बुक में बहुत ही अच्छे से दिया है, वही वाला सेम टू सेम होगा। रीजनरेटर और रिक्यूपरेटर, इसके लिए दोस्तों मैं नई वीडियो बनाऊंगा अलग से, क्योंकि अपने आप में पूरा डायग्राम से ही समझ में आएगा। तो इसको जो है आप अगर अलग से पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो मुझे टाइम मिले तो ये जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ये बना दूंगा, ठीक है। ये इओपरेटर और जो क्या होता है और डिफरेंट बिटवीन इओपरेटर और फैक्टर अफेक्टिंग इओपरेशन, है ना, ये सब पूछे भी जाते हैं, है ना। इसमें से जैसे मैंने क्या क्वेश्चन किया, इओपरेटर क्या है और डिस्टिलेशन और इओपरेटर में अंतर क्या है। तो देखिए बस एक ही अंतर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक मोर वोलेटाइल होता है और एक होता है लेस वोलेटाइल, ठीक है, एक मोर वोलेटाइल एक लेस वोलेटाइल, ठीक है, जो भी है। लेकिन जो है इवापोरेटर में क्या होता है, इवापोरेटर में एक होता है मोर वोलेटाइल और एक होता है नॉन वोलेटाइल, ठीक है। समुद्र का पानी लीजिए, समुद्र का पानी, ठीक है, समुद्र का पानी को जो है इवापोरेट कराइए, ठीक है,
तो इवोपरेट कराएंगे तो देखेंगे कि पूरा पानी जो है रिमूव हो गया, लेकिन जो साल्ट है, साल्ट जो है वहीं का वहीं पड़ा रह गया। तो नमक जो है, जो सॉलिड पार्टिकल मिला आपको सॉलिड फॉर्म में, तो वो जो है नॉन वोलाटाइल है, यानी कि वो वोलाटाइल होगा ही नहीं कितना भी टेम्परेचर दे दो। जबकि डिस्टिलेशन में मोर वोलाटाइल, लेस वोलाटाइल होते हैं, लेकिन इवोपरेटर में एक मोर वोलाटाइल होता है, दूसरा नॉन वोलाटाइल होता है। यही जो है बेसिक इसमें अंतर है, ठीक है। अब चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कर्व पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अरे यार टाइम कम है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है उससे पढ़ लीजिएगा। बैकवर्ड, फॉरवर्ड और मिक्स फीड किस कंडीशन में यूज किया जाता है इवोपरेटर में, ये भी बहुत अच्छे से दिया है। ये जो है इसमें मैं बता दूं, स्टीम इकोनॉमी तो आपको मिल ही जाएगी, कैपेसिटी भी मिल जाएगी, लेकिन स्टीम कंजप्शन नहीं मिल पाएगा। तो स्टीम कंजप्शन क्या होता है दोस्तों? स्टीम कंजप्शन निकालने के लिए इवोपरेटर में कितने स्टीम कंजप्शन हुई, ये निकालने के लिए आप जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी को जो है स्टीम इकोनॉमी से क्या कर दो, भाग दे दो, तो आप जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी क्या, स्टीम कंजप्शन। क्या आ जाएगा दोस्तों? स्टीम कंजप्शन, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ नई कैपेसिटी से इकोनॉमी में भाग कर देना था, ठीक है। इसके अलावा सिंगल और मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये जो है ऑल इवोपरेटर इम्पोर्टेंस, जैसे आपका जो है एजिटेटेड होता है, एजिटेटेड फिल्म इवोपरेटर है ना, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। कैलेंड्रिया के बारे में पढ़ लीजिएगा। वर्टिकल ट्यूब होता है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब जो है होता है, ये सब। और एक फोर्स सर्कुलेशन वाला होता है, फोर्स सर्कुलेशन, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा। इनकी इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे है, बस इतना है। किरचॉफ लॉ, इसमें भी सेम टू सेम वही है थ्योरी, उसमें कुछ चेंज तो है नहीं। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसकी वैल्यू वगैरह वो पढ़ लीजिएगा। ग्रे बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी क्या हो, ओपेक बॉडी, व्हाइट बॉडी, ये सब जो है उसी से पढ़ लीजिएगा। एलएमटीडी के बारे में बता दूं कि एलएमटीडी क्या है, एलएमटीडी का यूज क्यों करते हैं। तो देखिए, जहाँ तक मैंने जो है सीनियरों से सीखा है, उसको रीचेक आप कर लीजिएगा। हमने अपने टीचर से भी पूछा था कि सर एलएमटीडी का यूज क्यों करते हैं, क्या है एलएमटीडी। तो उन्होंने बताया था कि जैसे ये ट्यूब है, तो ट्यूब का जो है आपको टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे इन जो फ्लूइड हुआ वो T1 का था, जो आउट हुआ वो T2 का था। तो डेल्टा T जो है, जो निकल के आएगा वो T2 माइनस T1 कर देंगे तो वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो एलएमटीडी क्यों यूज करते हैं? मान लो जो है, ये तो नॉर्मली निकाल लेते हैं। मान लो आपको इस पॉइंट पे जो है डेल्टा टी चाहिए, इस पॉइंट पे डेल्टा टी चाहिए, इस पॉइंट पे डेल्टा टी चाहिए, ठीक है। यानी कि इनसाइड इस जो है इस पॉइंट आपको चाहिए डेल्टा टी, तो वो तो उसमें पता नहीं चलता था। तो उसी के लिए कि किसी भी पॉइंट में सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में, ट्यूब में किसी भी पॉइंट पे, इनसाइड द ट्यूब किसी भी पॉइंट पे अगर आपको टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए तो एलएमटीडी उसको बताता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? एलएमटीडी का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसको जो है थोड़ा लॉजिकली आप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एब्जॉर्बिविटी क्या है, रिफ्लेक्टिविटी क्या है, ट्रांसमिटिविटी क्या है, इमिसिविटी क्या है, इमिसिव पावर क्या है, तो सेम टू सेम डेफिनेशन है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। हीट एक्सचेंजर के टाइप देखते हैं। जो है हीट एक्सचेंजर बेसिकली दोस्तों जो है इनके दो ही टाइप होते हैं, और इन्हीं में से सब होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है, HE लिख दे रहा हूँ। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर, ठीक है। ये जो है यूनिवर्सल है, ये जो है सब जगह जितने भी हीट एक्सचेंजर हैं वो इन्हीं दोनों भागों में बटा हुआ है, डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे ये आपका एक हॉट फ्लूइड है और एक जो है कोल्ड फ्लूइड है, ठीक है। जैसे आप सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। तो सेल साइड आप जो है
हॉट फ्लूइड डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, हॉट फ्लूइड, और जो है ट्यूब साइड में डाल रहे हो कोल्ड फ्लूइड। जैसे हॉट फ्लूइड में स्टीम डाल दिए और कोल्ड फ्लूइड में वाटर H2O डाल दिए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हीट ट्रांसफर जो होगा, ठीक है, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगा वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हुए, यानी कि कोल्ड वाला फ्लूइड हॉट वाले फ्लूइड ये एक दूसरे से मिक्स नहीं हुए। सेल साइड में आपका हॉट फ्लूइड जा रहा है, ट्यूब साइड में आपका जो कोल्ड फ्लूइड जा रहा है, इसमें जो है मिक्सिंग नहीं हुई। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर का जो हीट ट्रांसफर कैसे हुआ, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि इसमें कांटेक्ट नहीं हुआ, ये इनडायरेक्टली हुए, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, ये इनडायरेक्टली ये हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो इस टाइप के जितने भी हीट एक्सचेंजर है, चाहे वो प्लेट टाइप हो, चाहे सेल इन ट्यूब टाइप हो, चाहे कॉइल टाइप हो, कोई भी हो, ग्रेफाइट टाइप हो, वो सारे किस में आएंगे दोस्तों, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि उसमें जो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों का जो है कांटेक्ट बीच में नहीं आता है ना, इनडायरेक्टली होते हैं। और डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या आएगा, जैसे आपका ये कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर फैन है, ये इसके लोवर्स में बना दिया, ठीक है। तो जो है यहाँ से हॉट फ्लूइड यहाँ पे गिरा, यानी कि गर्म पानी यहाँ से गिरा, और यहाँ से जो है आपकी ठंडी एयर जो है, यहाँ पे जो है एयर जो है, कोल्ड एयर जो है यहाँ से जा रही है और हॉट पानी उधर से आ रहा है। तो दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं ना। तो जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो वो जो है डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर कहलाए जाएंगे। जैसे जो है कूलिंग टावर आपका जो है एक तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट। हाँ सॉरी, अभी 3 मिनट। अब नेक्स्ट है जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन कंडेंसर, ये आपका कंडेंसर हो गया, एक आपका हीटर हो गया, और एक जो है कंडेंसर, हीटर, कूलर, चिलर, वेपराइजर और इवापोरेटर और वेस्ट हीट बॉयलर। दोस्तों इसमें पूछते हैं, किसी में से कोई दो उठा लेंगे, बोल देंगे कि यार जो है कंडेंसर और हीटर में डिफरेंस बताओ। तो देखिए दो ही, इसमें बस क्या आपको पकड़ना है, एक सेंसिबल हीट और एक जो है लेटेंट हीट, एक सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, ठीक है। तो कंडेंसर में जो है लेटेंट हीट यूज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है फेज चेंज हो रहा है, वेपर कंडेंसर में घुस रही है। जैसे ये हमारा कंडेंसर है कोई, ठीक है, तो यहाँ पे जो मान लो स्टीम आपने डाला, तो स्टीम जो है यहाँ पे आई सेल साइड में, और यहाँ पे आपने एकदम कोल्ड वाटर डाल दिया, तो वो क्या किया, उसके फेज को ही चेंज कर दिया। स्टीम यहाँ से डाली गई और यहाँ पे जो है कंडेंसेट इसका निकला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंस हो गई, पूरी स्टीम कंडेंस होके जो है कंडेंसेट बन गया, तो यहाँ पे फेज चेंज हो गया। तो इसलिए इसको कहेंगे कि कंडेंसर जो है लेटेंट हीट रिमूवल इक्विपमेंट है। क्या है? लेटेंट हीट रिमूवल इक्विपमेंट है। जबकि हीटर बस टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो वो एक तरह से सेंसिबल हीट को, वो जो है जैसे हीटर का काम क्या है, 50 डिग्री से 70 डिग्री कर दिया टेम्परेचर, तो ये एक तरह से सेंसिबल हीट पे वर्क कर रहा है, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया। कूलर भी यही काम कर रहा है, कूलर जो है थोड़ा 30 डिग्री से 25 डिग्री ला रहा है, ठीक है, तो वो भी सेंसिबल हीटिंग पे वर्क कर रहा है। चिलर ये भी वही है, चिलर में भी कोई फेज चेंज नहीं होता है ना, वहाँ पे 5 डिग्री 6 डिग्री तक चिलर ला देता है, तो वो भी सेंसिबल हीटिंग है। वेपराइजर भैया लेटेंट हीट है, क्योंकि इसमें जो है लेटेंट हीट ऐड होती है। लेटेंट हीट मतलब जो हीट होती है उससे जो है जैसे कोई लिक्विड है, लिक्विड को वेपराइज कर दिया, तो लिक्विड से वेपर, यानी कि लेटेंट हीट इसमें यूज हुई। इवापोरेटर में भी सेम है। वेस्ट हीट बॉयलर ये पिछली बार ही इंटरव्यू में पूछा गया था, इसको बता देता हूँ, क्योंकि वेस्ट हीट बॉयलर क्या है, वेस्ट हीट बॉयलर क्यों कहते हैं, ये सब क्वेश्चन वेस्ट हीट बॉयलर का आया था, है ना। वेस्ट हीट बॉयलर, इसका कंसेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका। क्या है वेस्ट हीट बॉयलर? देखिए जब ये सब मानिए कि आपका जो है अमोनिया कन्वर्टर है, ठीक है, अमोनिया कन्वर्टर है, ठीक है,
तो अमोनिया यहाँ पे जो है N2+3H2 यहाँ से बन के यहाँ पे NH3 बन गई है ना, अमोनिया बन गई। ठीक है, तो ये जो है एक जो थर्मिक रिएक्शन है, क्या दोस्तों, एक जो थर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको लगभग जो है मान सपोज कीजिए कि 600 डिग्री टेम्परेचर जो है जनरेट हुआ, अमोनिया बनी, लेकिन जो है 600 डिग्री टेम्परेचर इसके साथ आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये 600 डिग्री टेम्परेचर है, इसको क्या आप हवा में फेंक दोगे, क्या करोगे इसका, क्योंकि अब ये हीट क्या है, वेस्ट हीट है ना, क्योंकि हमारा जो है अमोनिया कन्वर्टर है, ये अमोनिया कन्वर्टर से जो है अमोनिया बन गई। अमोनिया बनने की जो कंडीशन है वो एक जो थर्मिक रिएक्शन है, तो एक जो थर्मिक रिएक्शन हुई, 600 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। तो अमोनिया तो हमारा यूजफुल है, लेकिन उसके साथ जो टेम्परेचर है 600 डिग्री, वो जो है हमारे लिए वेस्ट है, उसका कोई यूज तो है नहीं। तो उस वेस्ट हीट को हम क्या करेंगे, वेस्ट हीट को क्या करेंगे, तो इस वेस्ट हीट को हम क्या करते हैं, एक बॉयलर लगाते हैं, बॉयलर लगाते हैं हम, और बॉयलर में जो है ट्यूब साइड में पानी भर दो और सेल साइड में, इसको मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ट्यूब साइड में पानी भर दो और सेल साइड में इसको जो है पास करा दो, किसको, जो है गैस को, और वो पूरा इसको क्या कर दो, स्टीम बना दो। ठीक है, तो वैसे तो ये सेल साइड में उसका वो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे 600 जो है वो किस में आ जाएगा, 200 डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, और इस 200 डिग्री का आप कहीं और यूज कर लो, यहाँ पे एज ए बॉयलर फीड वाटर, बॉयलर फीड वाटर प्री हीटर लगा के, बॉयलर फीड वाटर को पहले से ही प्री हीट करने के काम में इस 200 डिग्री को लगा दो। तो अब बची ये जो है 150 डिग्री। अब इसका यूज कहाँ करोगे, तो इसका मान लो इसका यूज आप कर लो एपीएच में, एयर प्री हीट करने के लिए, एयर प्री हीटर में, एपीएच में, वहां उसके बाद इसका टेम्परेचर क्या रहा है, 120 डिग्री या 110 डिग्री, तो उसको कोई बात नहीं, उसको निकाल दो, बाहर निकाल दो। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि जो वेस्ट हीट को यूटिलाइज करके स्टीम बनाता हो, उसको हम कहते हैं वेस्ट हीट बॉयलर। समझ में आ गया। ऐसे ही बहुत सारी जगहों पे, जैसे आप देखोगे एक चीज, और एक ये चूंकि कई बार पूछा जाता है, तो इसमें मैं फोर्सली ध्यान दे रहा हूँ आपके लिए। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे गैस टरबाइन है, क्या है दोस्तों, गैस टरबाइन। तो गैस टरबाइन में गैस, जो गैस है उसका काम था जो है टरबाइन को चला देना, टरबाइन को उसने जो है चला दिया। ठीक है, टरबाइन का थोड़ा सिंबल ऐसे होता है, उसने जो है टरबाइन को चला दिया, और चला के वो जो है यहाँ से निकल रही है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है 700 डिग्री टेम्परेचर का गई, और उसको पूरा टरबाइन को चलाया, और जो है 500 डिग्री की निकली। तो अब जो है ये वेस्ट हीट है, वो तो एक बार घुमाने का था, उसका मूव कराने का, वो मूव करा दी। अब जो है वो, उसको हम क्या करें, अब तो वो तो उसका काम हो गया, अब वो तो वेस्ट हो गई, उसकी हीट जो है अब क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको भी हम ले जाते हैं बॉयलर में, यहाँ पे ले जाएंगे बॉयलर में, वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर डाउन करेंगे, उसके बाद जो है बॉयलर के बाद जो है एपीएच लगा दो, या कुछ भी लगा दो, इकोनोमाइजर एपीएच, मतलब उसको यूटिलाइज कर लो। तो वही होता है वेस्ट हीट, जो वेस्ट हीट को यूटिलाइज कर ले, यानी कि एक बार जो है, जो एक मतलब एक तरह से काम अपना कर चुकी, अब उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन उसको भी हम यूज करके स्टीम बना ले रहे हैं बॉयलर में ले जाके, तो उसे हम कहते हैं वेस्ट हीट बॉयलर। ठीक है, बहुत सही, 30 सेकंड। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं जो है वो कर पाया, और बाकी जो है नेक्स्ट जो है किस टॉपिक पे रहेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स पे रहेगा या किस पे रहेगा, 30 जो है बताइएगा। एफएक्यू क्वेश्चन मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन 30 जो है किस पे आपको चाहिए वो बताइएगा, और जो है उस पर मैं तैयारी करूँगा और तुरंत वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।